जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2, इसका दूसरा अध्याय आज हम करेंगे, जिसका नाम है संघवाद। संघवाद क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। नागरिक शास्त्र का हमारा अध्याय है ये। परिचय देखिए, पिछले अध्याय में हमने गौर किया था कि शासन के विभिन्न जो स्तर हैं उनके बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। इस अध्याय में हमने सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार हम यहाँ भी करेंगे, जैसा हमने पिछले अध्याय में किया था बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण देखकर। इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर अलग अलग इलाकों का साथ रहना चलना संभव हो पाता है। शेष अध्याय में हम भारत के संघवाद के सिद्धांत व्यवहार को समझने का प्रयास करेंगे। संघीय ढांचे में संवैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे, जिससे संघवाद मजबूत होता है। उसकी जो नीतियां हैं, राजनीति का विश्लेषण भी करेंगे। और अंत में हम भारतीय संघवाद के नए यानी कि तीसरा जो स्थानीय शासन है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पहला अध्याय था हमारा सत्ता का बंटवारा, उसी से कनेक्टेड है, उसी से जुड़ा हुआ है, जहां हमने दो उदाहरणों को पढ़ा था, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। तो बेल्जियम ने किस प्रकार एक छोटा सा देश होते हुए भी अपना जो शक्ति का केंद्र था उसको बांटा, सत्ता के पावर अनेक बना दिए ताकि सभी हंसी खुशी फले फूले सबका विकास हो। अब यहाँ भी हम इसी प्रकार की शक्ति जो है उसका विकेंद्रीकरण, संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, उसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखिए, मैं थोड़ी उलझन में हूँ कि आखिर भारत की शासन व्यवस्था को क्या नाम दिया जाए। यह एकात्मक है, संघात्मक अथवा केंद्रीकृत। इस प्रश्न को हम समझते हैं। संघवाद क्या है, आइए एक बार हम पहले पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था, कि केंद्रीय जो सरकार थी, पूरे बेल्जियम की जो सरकार थी, उसकी शक्ति में कुछ कमी कर दी गई और ये अधिकार प्रांतीय जो शासन था उसको दे दिए गए। यानी कि केंद्र सरकार के अधिकार कम करके जो प्रांत थे, राज्य थे, उनको अधिक अधिकार दे दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उसकी अपनी एक अलग भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उसको केंद्र द्वारा दिए गए थे। लेकिन उन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। लेकिन 1993 में 93 में कुछ बदलाव हुए, प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए अब केंद्रीय जो प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं थी। तो यहाँ हमने ये पढ़ा कि पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, उनको अधिकार थे, लेकिन वो केंद्र द्वारा दिए हुए थे। केंद्र सरकार उनको कभी भी ले सकती थी। लेकिन अब जो है उसमें संवैधानिक अधिकार उनको दिए गए, संवैधानिक दर्जा उनको प्राप्त दिया गया, उन अधिकारों को प्रांतीय सरकारों के। तो केंद्र सरकार पर अब वो निर्भर नहीं थे और ना ही केंद्र सरकार उनको छीन सकती थी। बेल्जियम में ये सत्ता का बंटवारा किया गया था। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन व्यवस्था अपना ली थी। एकात्मक शासन की जगह संघीय व्यवस्था अपना ली थी। एकात्मक शासन क्या होता है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन का एक ही स्तर हो, यानी कि केंद्र सरकार एक ही सरकार है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। प्रांतीय सरकारें हो सकती है, लेकिन वो केंद्र के ऊपर निर्भर होती हैं। तो यहाँ इस व्यवस्था को उन्होंने समाप्त कर दिया, उसकी जगह संघीय जो शासन व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया। संघीय शासन व्यवस्था हम आगे और भी अच्छे से इसको पढ़ेंगे। इसमें अब बेल्जियम में क्या हो गया था कि जो पहले शक्तियाँ केंद्र से राज्य प्राप्त करते थे, लेकिन अब शक्तियाँ संविधान से प्राप्त होती थी, केंद्र सरकार उनको कम नहीं कर सकती थी। ये परिवर्तन हुआ। अब दूसरा देखिए, श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है। आज भी श्रीलंका में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें केंद्र सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता
केंद्रीय अधिकार प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बांट दी जाती हैं। यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उस व्यवस्था में क्या होता है, उसमें जो सर्वोच्च सत्ता है केंद्रीय प्राधिकार और उसकी जो विभिन्न छोटी इकाइयां हैं उनके बीच शक्तियों को बांट दिया जाता है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती है। यानी कि संघीय व्यवस्था क्या हुई, संघीय व्यवस्था में जो केंद्र सरकार है उसकी जो शक्तियां हैं वो कम होती हैं, राज्यों को स्वतंत्रता पूर्वक से काम करने का अधिकार मिलता है। तो इसी प्रकार देखिए, यानी जो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन के 2 या 2 से अधिक रूप प्रचलित हों उसको हम संघवाद कहते हैं। संघवाद किसको कहते हैं, जिसमें सत्ता के 2 या 2 से अधिक रूप हों। यानी कि केंद्र सरकार, उससे नीचे राज्य सरकार या उससे नीचे स्थानीय सरकार, ऐसे बहुत से रूप हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 रूप ज़रूर होते हैं। तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों के अधिकारों को कम नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में कोई संवैधानिक एक स्थिति भी होती है, संविधान होता है, वो उनको उनके कार्यों को, उनके जो रास्ते हैं, उनके मार्ग जो हैं उनको प्रदर्शित करते हैं कि केंद्र सरकार की सीमाएं क्या हैं, राज्य सरकारों की सीमाएं क्या हैं, उनके कार्य आपस में बंटे हुए होते हैं। तो ये एक संघीय व्यवस्था होती है। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था के ठीक उलट होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। एकात्मक का मतलब एक ही शासन व्यवस्था होती है, बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती हैं। यानी कि केंद्र सरकार के अधीन ही नीचे जो भी सरकारें होंगी वो उसी की इच्छा से काम करेंगी, उसके अधीन होकर काम करेंगी। एकात्मक शासन व्यवस्था उसे कहा जाता है, एक ही शासन का स्तर होता है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। यानी कि केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं, वो प्रांतीय राज्य सरकारें होती हैं, स्थानीय सरकारें जो होती हैं उनको आदेश दे सकती है। पर संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती। राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। यानी कि जो एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें जो छोटी सरकारें होती हैं, प्रांतीय सरकारें, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, वो केंद्र सरकार के पास के प्रति जिम्मेदार होती हैं, उनके प्रति जवाबदेह होती है। लेकिन जो संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें केंद्र सरकार की शक्तियाँ कम होती है, केंद्र सरकार उनको आदेश नहीं दे सकती, कार्य बंटे हुए हैं, सब अपने राज्य के, अपने देश के जो शक्तियाँ कार्य बंटे हुए हैं अपनी शक्तियों के हिसाब से काम करते हैं, उनके बीच में एक सीमा बनी होती है और दोनों ही सरकारें अपने स्तर पर लोगों के प्रति जवाबदेह होती हैं, जनता के प्रति जवाबदेह होती हैं। आइए संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर हम गौर करें। यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। संघ जो संघात्मक व्यवस्था है कि भाई यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों की होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, परंतु कानून बनाने, कर वसूलने, प्रशासन का उनका जो अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है कि भाई जनता तो वही है, देश की जनता है, दोनों सरकारें उसी जनता के ऊपर शासन करती हैं, लेकिन कानून बंटे हुए हैं, नियम बने हुए हैं कि राज्य सरकारें क्या विषय देखेंगी और केंद्र सरकारें किन विषयों को देखेंगी, कि कानून बनाना, कर वसूलना, प्रशासन का उनका अपना अपना कार्य बंटा हुआ होता है। तीसरा दिया हुआ है, विभिन्न स्तरों की सरकारों के जो अधिकार हैं संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं कि वे सरकारें क्या करेंगी, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, ये हमारे जो संविधान होते हैं उसमें स्पष्ट रूप से दिया होता है। इसलिए संविधान सरकार के
हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। तो संविधान दोनों प्रकार की या दो से अधिक स्तर हैं, उन सभी को उनके अधिकारों का, उनके बने रहने की गारंटी देते हैं, उनको अधिकारों की सुरक्षा देता है। नंबर 4 है, संविधान के जो मौलिक प्रावधान हैं उनको किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। जो मौलिक प्रावधान हैं संविधान में, उनको किसी भी स्तर की कोई भी सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से ही संभव हो सकते हैं, तो किसी की भी तानाशाही नहीं चल सकती। नंबर 5, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। जो अदालतें हैं हमारी, उनको संविधान और उसकी विभिन्न सरकार के जो अधिकार हैं उनकी व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। अगर किसी स्तर पर सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उनके अधिकारों के विवाद को उसको निपटाने में जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नंबर 6, वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित, कि भी आप अपनी सरकारें चलाएंगे तो आपको आमदनी कहाँ से होगी। तो कर जो हैं, राजस्व, पैसा इकट्ठा करने के जो तरीके हैं, सोर्स हैं, वो भी अलग अलग से निर्धारित किए गए हैं। नंबर 7, इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं को पूरा सम्मान देना। यानी कि जो संघीय शासन व्यवस्था है उसमें दोहरे जो उद्देश्य हैं राष्ट्र के शासन व्यवस्था के, उनको पूरा किया जाता है। जैसे केंद्र सरकार है कि भी देश की रक्षा करना, उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय जो विविधता है उनका भी सम्मान पूरा किया जाता है। क्षेत्रीय विविधता कि भी जैसे राज्य हैं, प्रांत बने हुए हैं, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, या किसी संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कुछ और भी बहुत सारे कारक हो सकते हैं किसी भी राष्ट्र में जो स्टेट हैं, प्रांत हैं, उनके बनने के, तो उनको भी अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। उनकी अपनी सरकार होती है, तो उस क्षेत्र को, उस विविधता को भी पूरा सम्मान संघवाद में दिया जाता है। इसी कारण जो संघीय शासन व्यवस्था है उसके गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं संघवाद के गठन के लिए। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए, कि भी जितने भी स्तर हैं उन स्तरों पर सरकारों के बीच में सत्ता का जो बंटवारा है उसके जो नियम हैं उन नियमों पर आपसी सहमति होनी जरूरी है। और इनका एक दूसरे पर भरोसा भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। कि भी जैसे कार्य बांट दिए, राज्य सरकारें क्या करेंगी, केंद्र सरकार क्या करेंगी, तो एक दूसरे की सीमाओं को सम्मान करेंगे। राज्य सरकारों को अपना काम करने देंगी केंद्र सरकार, और राज्य सरकारें केंद्र सरकार के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। वे एक दूसरे के विश्वास, भरोसे और अधिकार क्षेत्रों का सम्मान करेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति। इसको भी अच्छे से आप समझें, नोट करें। यानी कि संघीय जो व्यवस्था होती है उसमें आपसी भरोसा और साथ रहने की जो सहमति है वो अति अनिवार्य है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। दोनों में, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, यह हर सरकार, संघीय सरकार में अलग अलग होता है। वहाँ की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार, विविधता के अनुसार ये अलग अलग पाया जाता है। यह इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई, किन कारणों से, क्या सोचकर इस संघ की स्थापना की गई है, इसके ऊपर निर्भर करता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती हैं। दो तरीके उसके बताए गए हैं संघीय सरकार के। पहला तरीका यह है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लेकर एक बड़ी इकाई, कि भी दो या दो से अधिक कोई राष्ट्र हैं उनको हम इकट्ठा करके इकाई बना दें, तो वहाँ संघवाद की आवश्यकता है। दूसरा, इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। कि भी जैसे दो अलग अलग राष्ट्र हैं उनको इकट्ठा करके
एक साझी सरकार का गठन करना, इसमें दोनों जो स्वतंत्र राष्ट्र हैं अपनी संप्रभुता का सम्मान करते हैं, साथ रहते हैं, अलग अलग पहचान को भी बनाए रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का वो रास्ता खोजते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण आप देखिए, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। ये ऐसे देश हैं जो अलग अलग, एक ये मानिए कि भी अलग अलग विविधता और राष्ट्र अलग इनको कहें। जैसे अमेरिका है, अमेरिका में लगभग 50 राज्य हैं। उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त है कि वो पहले अपने राज्य के भी नागरिक हैं और अमेरिका के, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका के भी नागरिक हैं। तो यहाँ दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती है। तो वहाँ पर केंद्र सरकार के अधिकार बहुत कम हैं, राज्य सरकारों के बहुत ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि वो शायद ऐसा माना जाता है कि वो अलग अलग राष्ट्र हैं जिनको एक संयुक्त राज्य अमेरिका के संघवाद में इकट्ठा किया गया है, पिरोया गया है उस माला में। इसी प्रकार स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र सरकार के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। कि इन देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर केंद्र सरकार के पास इतने अधिकार नहीं हैं जितने राज्य सरकारों के पास अधिकार होते हैं। तो केंद्र सरकार से ज़्यादा उनके पास राज्य सरकारों के पास अधिकार होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। अब पहला तो हमने पढ़ा था कि भी दो अलग अलग राष्ट्र हैं, दो या दो से ज़्यादा। जैसे अमेरिका में पढ़ा कि भाई अगर 50 लगभग राष्ट्र हैं और राज्य हैं तो अलग अलग राष्ट्र मानिए उनको, जो एक संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन इकट्ठे हैं। एक तरीका तो वो था संघीय शासन व्यवस्था का कि वहाँ केंद्र सरकार के पास अधिकार कम है क्योंकि वो अलग अलग राष्ट्र इकट्ठे हुए हैं और राज्य सरकारों के पास ज़्यादा पावर है। दूसरा तरीका क्या है संघीय शासन व्यवस्था के गठन का, कि बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। कि भी एक बड़ा देश है, उसमें अलग अलग विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसी विविधता को ध्यान में रखकर अलग अलग राज्य बना दिए उस विविधता के आधार पर। फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे भारत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, बेल्जियम है, स्पेन है। भारत, स्पेन, बेल्जियम, यानी कि इन ऊपर आपने पढ़े जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ भी संघवाद है। भारत, बेल्जियम, स्पेन, यहाँ भी संघवाद है, लेकिन दोनों में अंतर है। ऊपर जो आपने पढ़ा था पहले नंबर पर, संघीय शासन व्यवस्था के दो तरीके गठन के बताए गए थे। एक तो अलग अलग राष्ट्रों का इकट्ठा होना है, जो हमने पहला नियम पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा कि एक ही राष्ट्र के बीच में अलग अलग विविधता को सम्मान देने के लिए उनके बीच सत्ता का बंटवारा कर दिया गया। जैसे भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। ये भी हमने जो पढ़ा, जैसे भारत जैसा देश है, यहाँ केंद्र सरकार के पास बहुत ज़्यादा अधिकार होते हैं, राज्य सरकारों के पास इतने अधिकार नहीं होते। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष परिस्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। हालांकि समान अधिकार सबको दिए जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं जहां राज्यों को कुछ विशेष अधिकार भी दे दिए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो शक्ति होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत विभिन्न कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ये अधिकार क्षेत्र है। ये देखिए एक मैप दिया हुआ है, इसमें संघीय व्यवस्था दी हुई है। जो डार्क आप देख रहे हैं, जैसे रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत, पाकिस्तान, ठीक है, नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, अमेरिका, कनाडा, तो ये सारे के सारे जो डार्क क्षेत्र आप देख रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, ये सारे के सारे जो क्षेत्र हैं ये संघीय व्यवस्था वाले देश हैं। हालांकि दुनिया के 192 जो देश हैं उनमें से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था है,
और दुनिया की 40% जो आबादी है इसमें रहती है। हालांकि ये जो डाटा दिया हुआ है बहुत पुराना है। यहाँ दुनिया के अधिकतर जो बड़े देश हैं वो संघीय शासन व्यवस्था में हैं। इसका अपवाद आप ढूंढिए, जैसे हमारे पड़ोस में चीन है, वही चीन में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है, वहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संघीय शासन व्यवस्था वाले मुख्य देश कौन हैं? भारत आपने देखा, भारत है, पाकिस्तान भी साथ में है। हालांकि वहाँ लोकतंत्र का कोई अच्छा स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्ज़रलैंड दिया हुआ है, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका दिया हुआ है, बेल्जियम दिया हुआ है, आपने पढ़ा, ये अमेरिका, कनाडा ये दिए हुए हैं। तो ये सारे जो राष्ट्र हैं वो संघीय शासन व्यवस्था वाले हैं। अब एकात्मक शासन व्यवस्था वाले देश कौन से हैं? श्रीलंका, जो हमारा पड़ोसी, नीचे आपने पढ़ा था श्रीलंका के साथ चीन आपने पढ़ा, नेपाल भारत के ऊपर आपने पढ़ा, इंग्लैंड भी एकात्मक शासन व्यवस्था में है, फ्रांस है, आयरलैंड है। तो ये सारे जो है एकात्मक शासन वाले देश हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ नेपाली नागरिक अपने संविधान में संघीय शासन व्यवस्था अपनाने की बात कर रहे हैं। उनकी चर्चा कुछ इस प्रकार है। खगराज कह रहा है कि मुझे संघीय शासन व्यवस्था पसंद नहीं है, इससे भारत की तरह हमारे यहाँ भी सीटों को आरक्षित करना पड़ेगा। मीता कहती है कि हमारा देश तो कोई बड़ा नहीं है, हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। बाबूलाल कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तराई का क्षेत्र अपनी अलग राज्य सरकार बनाए तो क्षेत्र को ज़्यादा स्वायत्तता मिल सकेगी। राम गणेश कहता है कि मुझे संघीय शासन व्यवस्था पसंद है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि पहले राजा जिन शक्तियों का प्रयोग करता था उनका इस्तेमाल अब इस व्यवस्था में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे। अगर आप इस चर्चा में शामिल होते तो इस प्रत्येक टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती? इनमें से किसने संघीय व्यवस्था को गलत टिप्पणी की? तो आप इसको समझ सकते हैं कि संघीय व्यवस्था, एकात्मक शासन व्यवस्था कैसी है। तो यहाँ जैसे दिया हुआ है कि बड़े राष्ट्रों को ही संघवाद की ज़रूरत है, ऐसा भी नहीं है। स्विट्ज़रलैंड, बेल्जियम जैसे छोटे छोटे देश आपने पढ़े, बिल्कुल ही छोटे छोटे राष्ट्र हैं, वहाँ भी संघवाद है। भारत में संघीय व्यवस्था देखिए, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसा जो विशाल मुल्क है, यह काम कितना मुश्किल होगा। बहुत भाषाएं, धर्म, क्षेत्रों की विविधता यहाँ है। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? आइए संविधान से हम इसकी शुरुआत करते हैं। एक बहुत दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, यानी कि जो देश का बंटवारा हुआ 1947 में, बहुत दुखद और खून से भरा हुआ था। उसके बाद हमें आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े भारत में विलीन हो गए, यानी कि लगभग 562 रियासतें उस समय थी। यानी कि जो अंग्रेज़ थे वो पूरे भारत पर एक केंद्र सरकार के रूप में काम करते थे, लेकिन नीचे जो राजा या नवाब थे उनकी अपनी रियासतें थी, वे राज्य सरकारों की भांति काम करते थे। वो केंद्र सरकार यानी कि अंग्रेज़ों के अधीन काम करते थे, लेकिन अपनी सरकारें अपने हिसाब से व्यवस्था शासन चलाते थे। वो उनके ऊपर केंद्र सरकार के रूप में अंग्रेज़ शासन करते थे भारत में। तो ये जो रजवाड़े थे वो भारत में विलीन हो गए जब देश का बंटवारा हुआ, अंग्रेज़ों ने भारत को छोड़ा। तो ये जो रियासतें थी, जो राजा थे, वो भारत में विलीन कर लिए गए। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। ये जो राज्य थे इनका संघ घोषित कर दिया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है। बेशक इसमें संघ शब्द का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे ये जो देसी राजा थे इनको भारतीय लोकतंत्र में समाहित किया गया, भारतीय शासन व्यवस्था में शामिल किया गया। तो एक संघ के रूप में, यानी कि अनेक राज्यों का ग्रुप, समूह बनाया गया। ये एक संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत ही उसी के आधार पर बना हुआ है। आइए हमने ऊपर संघीय शासन व्यवस्था की
जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, हमने ऊपर पढ़ा था, उन्हें फिर से देख लें। हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के प्रावधानों पर लागू होती हैं। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार यानी कि जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, और राज्य सरकारें जिनको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, जहां मुख्यमंत्री होता है। 2 स्तर की शासन व्यवस्था लागू की थी भारतीय संविधान ने। शुरू में केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था, केंद्र सरकार को पूरे देश का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था का तीसरा रूप भी जोड़ दिया गया। यानी कि पहले केंद्र सरकार पूरे देश का प्रतिनिधित्व करेगी, उसके बाद राज्य सरकार जो अपने अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी, लेकिन तीसरा स्तर भी पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन व्यवस्था में तीसरा रूप भी जोड़ दिया गया। इसको भी आप समझें। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। यानी कि जो तीसरा स्तर इसमें जोड़ा गया, ये 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत 73वां संवैधानिक संशोधन संविधान में संशोधन किया गया 1992 में। उसके तहत जो है ये तीसरा जो स्तर है उसको जोड़ा गया। इसके बाद अब क्या हुआ कि नियमित चुनाव जो है पंचायतों के, गांव में पंचायतें हैं, शहरों में नगर निगम या नगर पालिकाएँ होती हैं, जो लोकल स्वरूप होता है, लोकल बॉडी। नियमित चुनाव होंगे। हालांकि पंचायतें पहले भी काम करती थी। पंचायतें देश में, हमारे देश में बहुत समय पहले से काम कर रही है। जैसे पंच का मतलब 5, यानी कि जो वर्ग रहे हैं प्राचीन काल में, अगर आप ऐतिहासिक प्राचीन काल में जाएं तो पंचायत जो है 5 लोगों से बनी हुई थी। जब पंचायत का कोई निर्णय होता था, पंच का मतलब 5, ना 6 ना 5, 4, केवल 5 का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक एक व्यक्ति इन वर्णों से, और एक व्यक्ति उस आसपास रहने वाला कोई आदिवासी, वनवासी जो इन 4 वर्णों में नहीं था, लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में इन चारों वर्णों से जुड़ा होता था। उनके निर्णय का उस पर अधिकार या कोई उस पर भी कोई प्रभाव पड़ता था। तो ये पंच जो हैं, पंचायत जो है बहुत प्राचीन भारत में पद्धति है। इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। 4 वर्णों से एक एक व्यक्ति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 4, और 5वां आदिवासी, वनवासी या बाहर का व्यक्ति जो उनके आसपास रहता था और उनके निर्णय का उसके ऊपर भी असर होता था। तो ये पंचायत शब्द जो है बहुत पहले से है। लेकिन पहले पंचायतों को कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो 1992 में दिया गया। अब 1992 से पहले इनके नियमित समय पर कोई चुनाव नहीं होते थे, कोई ऐसा निश्चित नियम नहीं था। अब एक इनको स्थानीय स्वशासन के तहत 1992 के बाद एक नियमित समय पर, यानी कि 5 वर्ष के बाद इनके चुनाव अवश्य हो गए। और क्या किया, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण कर दिया गया, पिछड़ी जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए, महिलाओं को इसमें आरक्षण दे दिया गया। और स्वतंत्र राज्य जो है चुनाव आयोग का गठन भी कर दिया गया। यानी कि पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव जो हैं वो राज्य चुनाव आयोग करेगा। राज्य का जो चुनाव आयोग है उसका गठन कर दिया गया। और वित्तीय स्वायत्तता भी इनको प्रदान कर दी गई कि इनके राजस्व और अधिकारों का कहाँ से इनके अधिकार, मतलब कहाँ से इनको राजस्व धन प्राप्त होगा, कहाँ खर्च करेंगे, ये सारी चीज़ें इनको बता दी गई, संविधान में शामिल कर दी गई। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांट दिया गया। तीनों सूचियां इस प्रकार हैं। यानी कि संविधान में कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हमने पढ़ी कि भारत में 28 जो राज्य हैं और एक केंद्र सरकार जो है हमारी भारत सरकार, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, ठीक है। लेकिन नीचे राज्य, देश को फिर 28 राज्यों में बांट दिया गया, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। तो इनमें जो सरकारें हैं उनके बीच में अधिकार, उनके कार्य बांट दिए गए ताकि उनके बीच में विवाद ना हो। केंद्र सरकार अपने हिसाब से अपने विषयों पर कार्य करे, राज्य सरकार अपने हिसाब से अपने
फील्ड में काम करे। अब सबसे पहला है संघ सूची। संघ सूची, संघ का मतलब केंद्र सरकार, केंद्र। संघ सूची या केंद्र सूची में प्रतिरक्षा, रक्षा संबंधी विदेशी मामले, कोई हमला करना, किसी के साथ शांति करना, विदेशों के साथ कोई बैंक संबंधी संचार, मुद्रा, रुपया, पैसा, राष्ट्रीय महत्व के पूरे जो विषय हैं वो केंद्र सरकार के विषय हैं। पूरे देश के लिए इन मामलों में एक ही तरह की नीतियों की ज़रूरत है। यानी कि जो संघ के विषय हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार जिसको संचालित करती है, वो सारे के सारे जो विषय पूरे देश में लागू होते हैं। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। संघ सूची में जो वर्णित विषय हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है कि भाई किसी देश के साथ संबंध कैसे होने चाहिए, किसके साथ संधि करनी, कोई युद्ध करना, किसी से हथियार खरीदने, किसी को आयात निर्यात करना, और किसी राष्ट्र के प्रति कैसी विदेश नीति होगी, ये सारे जो हैं, मुद्रा का संचालन कैसे होगा, कितने रुपए का नोट छपेगा, कितने का बंद होगा, क्या होगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होगा, प्राइवेट होंगे, तो ये सारे जो क्षेत्र हैं केंद्र सरकार के हैं। केंद्र सरकार में ये पहले मूलतः 97 विषय, 96 शामिल होते थे इसमें, लेकिन आज जो है संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। आप इसको नोट करें कि आज जो है संघ सूची में, केंद्र सूची में 100 विषय शामिल हैं। 100 विषयों पर जो है केंद्र सरकार कानून बनाती है। दूसरी सूची है राज्य सूची। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, स्थानीय महत्व के विषय हैं जो एक राज्य से जुड़े हुए हैं। कि पुलिस, क्राइम होता है उस राज्य में, पुलिस देखेगी, व्यापार कैसे होगा, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे के सारे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, क्योंकि किसी राज्य की जो परिस्थितियां हैं वो दूसरे राज्य से अलग अलग होती हैं। हर राज्य की अपनी समस्याएं, अपनी भौगोलिक स्थितियां, एनवायरनमेंट होता है, उसी के हिसाब से कृषि की व्यवस्था, ज़मीन कैसी है, पथरीली है, मीठी है, पठार है, जलोढ़ है, वो सारी की सारी इसी प्रकार की। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। इन विषयों पर सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है जो राज्य सूची के विषय हैं। इस समय 61 विषय राज्य सूची में शामिल हैं। 61 विषय, हालांकि पहले 66 विषय थे, 66 थे, लेकिन इस समय जो है वर्तमान में 61 विषय राज्य सूची में शामिल हैं। अब तीसरा जो विषय है समवर्ती सूची। सम सूची में शिक्षा है, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेने के अधिकार, उत्तराधिकार जैसे विषय केंद्र और राज्य सरकार दोनों की साझी दिलचस्पी के विषय आते हैं कि इनमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। तो इस समवर्ती सूची में आज जो है 52 विषय शामिल हैं, 52 विषय समवर्ती सूची में। हालांकि पहले 47 विषय थे, लेकिन आज जो है 52 विषय शामिल हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची के जो विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया कानून मान्य होगा। यानी कि एक विषय पर दो सरकारें कानून बनाएंगी, राज्य सरकार भी और केंद्र सरकार भी, तो हो सकता है उनके बीच में कोई टकराव की स्थिति पैदा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वही मान्य होगा। तो केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति है। तो यहाँ यह सवाल उठना आवश्यक है कि जो विषय इनमें किसी भी सूची में नहीं आते, कुछ विषय ऐसे हैं जो किसी भी सूची में नहीं आए, उनका क्या होगा जो तीनों सूचियों में नहीं आए। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहेंगे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए। यानी कि जब संविधान बना हमारा, उसके बाद बहुत सी नए क्षेत्र, नई चीज़ें हमारे समाज में आई हैं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के। तो ये किस क्षेत्र में कौन इन पर कानून बनाएगा, संविधान बनने के बाद ये विषय आए। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी जो बचे विषय हैं वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। जो बाकी बचे हुए हैं, जो इन तीनों संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में नहीं आए, जो इसके अलावा बचे हुए विषय हैं, चाहे वो नए विषय हैं, कैसे भी विषय हो, वो सारे के सारे केंद्र सरकार के अधीन आएंगे। इस प्रकार हमने देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर जो बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। यानी कि सबको साथ लेकर चलने की जो नीति है उसको मानकर जो संघीय व्यवस्था बनाई गई है
उसमें साथ जो चलने वाली इकाइयां हैं उनको बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं दिए गए हैं। हालांकि सत्ता का बंटवारा किया गया है, लेकिन फिर भी सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। जैसे भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य रहा जिसका अपना संविधान था। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कोई प्रावधान लागू नहीं होते। इस राज्य के स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक यहाँ ज़मीन मकान नहीं खरीद सकता था। ये पहले की स्थिति बता रहे हैं, अगस्त 2019 से पहले की स्थिति, क्योंकि ये सारे जो अधिकार थे जम्मू कश्मीर में धारा 370 35A के तहत दिए गए थे। तो धारा 370 और 35A का जो कुछ अधिकार था इस संविधान में अस्थायी प्रावधान था। अगस्त 2019 में भारत सरकार ने इनको समाप्त कर दिया। अब ये जो पूरा का पूरा विषय आपने पढ़ा, ये सारा का सारा जो विषय है ये समाप्त हो गया। अब जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वो पूर्ण राज्य नहीं है, उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो 2019 से पहले की स्थिति ये दी हुई थी। ये बुक पुरानी है तो उसमें ये संशोधित नहीं है। कुछ नई बुक्स आई हैं, शायद उनमें इसमें इसका वर्णन ना भी मिले। तो असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी ऐसे ही कुछ प्रावधान किए गए हैं। जैसे हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ भी कुछ राज्यों को धारा 371 के तहत कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने आकार के चलते स्वतंत्र नहीं बन सकते, छोटे छोटे हैं। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली, ये केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। केंद्र शासित प्रदेश इस समय भारत में 8 हैं। हालांकि इनमें से दिल्ली और जो पुडुचेरी है वहाँ पर सीएम चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, विधानसभा होती है राज्य की, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा उनको प्राप्त नहीं है। आते वो भी केंद्र शासित प्रदेशों में ही है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इन राज्यों को, इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार ही इन राज्यों की, इन इलाकों की देखरेख करती है, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है कि 3 में से 2 सदस्य सहमति दें। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। तो इसमें बदलाव इतना आसान नहीं है। संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका का एक अहम रोल होता है संवैधानिक प्रावधान और कानूनों को लागू करवाने में। शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपना निर्णय देता है। सरकार चलाने या फिर जिम्मेदारियों का जो निर्वहन होता है उसे करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। कि अपना शासन चलाने के लिए कहाँ से पैसा इकट्ठा होगा, राजस्व कैसे इकट्ठा होगा, तो केंद्र और राज्य सरकारें अपना अलग अलग से जिम्मेदारी संभालती हैं, संविधान में वर्णित हैं। नेक्स्ट देखिए, आकाशवाणी पर 1 हफ्ते तक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज़ सुने। सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी खबरों की सूची बनाए आप, उनकी श्रेणियों बांटे, आप श्रेणियां बनाए कि सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़ी जो खबरें थी, दूसरा आपके या किसी अन्य राज्य से जुड़ी खबरें, या केंद्र और राज्य सरकार के संबंध की खबरें। तो ये आपके लिए एक कार्य दे दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, पोखरण, जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में पड़ता है। पोखरण राजस्थान में है जहां भारत ने अपने परमाणु विस्फोट किए। मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति का विरोध करे तो क्या वह केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? कि हमने वहाँ 1975 में, 1998 में पोखरण परमाणु विस्फोट किए,
तो क्या राजस्थान की सरकार मना कर सकती है केंद्र सरकार को? मान ले सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्य पुस्तकें लागू करना चाहती, मान ले कि केंद्र सरकार को पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु शैली पसंद नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पुस्तकें लगाने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेना ज़रूरी होगा? मान ले तीसरा दिया है, नक्सलियों से निपटने की जो नीतियां हैं उनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग अलग है, तो क्या ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं? क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? ये आपके लिए क्वेश्चन दे दिया गया है राज्य और केंद्र के संबंधों से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट देखिए, संघीय शासन व्यवस्था कैसे चलती है? संघीय व्यवस्था के कारगर कामकाज के लिए संवैधानिक प्रावधान जरूरी हैं, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। अगर भारत में संघीय शासन व्यवस्था कारगर हुई है तो इसका कारण सिर्फ संवैधानिक प्रावधान भर होना नहीं है। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता का मुख्य श्रेय यहाँ की लोकतांत्रिक राजनीति के चरित्र को देना होगा। यहाँ ये मानचित्र देखिए, 1947 का भारत, जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ कर गए तो उस समय क्या था कि ये जो पाकिस्तान है, जिसको पश्चिमी पाकिस्तान उस समय कहा गया, ये पूर्वी पाकिस्तान जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, ये दो हिस्से भारत से काट दिए गए, इनको पाकिस्तान बना दिया गया। जो बांग्लादेश है आज, इसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, और जो पाकिस्तान है आज, उसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। तो ये हिस्से काटकर भारत को स्वतंत्रता दे दी गई। तो इसमें जो वर्तमान राज्य है 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो ऐसे ही नहीं है जैसे आज हम देख रहे हैं। जैसे इसमें कहीं मैसूर है, मद्रास है, हैदराबाद है, ओडिशा है, बिहार है, राजपूताना, पंजाब, कश्मीर, ये सारे के सारे राज्य जो आज आप देख रहे हैं ऐसे नहीं हैं, ये अलग थे। उस समय की रियासतें बंटी हुई थी, बहुत सारे 562 रियासतें थी जब अंग्रेज़ भारत को छोड़ कर गए। तो ये छोटे छोटे एक अलग अलग राजा होते थे, रियासतें होती थी जो अपना काम करते थे, लेकिन ये सारे थे अंग्रेज़ों के अधीन, ऊपर इनके अंग्रेज़ जो कार्य करते थे। नेक्स्ट देखिए, संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संग रहने की इच्छा हमारे देश के साझा आदर्श के रूप में स्थापित होना सुनिश्चित हुआ। कि हमने ये पढ़ा था कि भी हमारे देश में जो संघवाद सफल हुआ तो उसका कारण सिर्फ नियम ही नहीं है कि भी संविधान बना दिया, उससे नियम लागू हो गए, उससे इसे सफलता मिली संघवाद में। इसका मुख्य कारण है कि संघवाद की भावना है लोगों के अंदर, विविधता का, एक दूसरे का सम्मान, साथ रहने की इच्छा, देश के जो ये साझे आदर्श हैं, इनसे ये सफल हुआ है, इनसे हमें संघवाद के जो रूप में हमारी ख्याति हुई है। इसी वजह से जो भारत है उसको विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा गया है, क्योंकि यहाँ संघवाद जो है उसके 3 स्तर पाए गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। इतने देश में इतने प्रतिनिधि हमारे देश में चुने जाते हैं, जनता चुनती है, जितने लोग चुने जाते हैं, जिनको हम पंचायत प्रतिनिधि कहते हैं, पंचायत के सदस्य, नगर निगम, नगर पालिका, आपके MLAs, विधानसभाओं के सदस्य, संसद के सदस्य, जितनी इनकी संख्या होती है, विश्व में इतनी आबादी भी नहीं है बहुत से सारे देशों की जितने हमारे लोग चुने जाते हैं आम जनता के द्वारा। इससे भी छोटे छोटे आबादी के देश हैं। तो इस वजह से विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को कहा गया है। तो यहाँ लोगों में एक साथ रहने की, एक दूसरे का सम्मान करने की, विविधता का भाव पाया गया। कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि यह किस तरह संभव हो पाया। भाषाई राज्य, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी, बहुत कठिन परीक्षा थी। भारत ने 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की। उस वक्त से लेकर 2006 तक अगर आप मानचित्र पर देखेंगे तो इस अवधि में अनेक बदलाव देखकर एक बार आप चौंक जाएंगे। पुराने जो प्रांत गायब हो गए, नए प्रांत आ गए, कई प्रांतों की सीमाएं, क्षेत्र, नाम बदल गए, जैसे हमने पुराना मैप अभी देखा था। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में, 10 सालों का समूह, भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा इसलिए सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हुआ।
बाद में संस्कृति, भूगोल, जातीयता के विभिन्न तरीकों को देखते हुए उनका सम्मान करने के लिए भी अलग राज्य बना दिए गए, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इसी प्रकार से बनाए गए। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल भी दिया था, पर हमारा अनुभव बताता है कि भाषा व राज्य बनाने से देश ज़्यादा एकीकृत और मजबूत हुआ है। भाषा नीति देखिए, भारत के विभिन्न ढांचे की दूसरी जो परीक्षा है भाषा नीति को लेकर हुई। हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी सिर्फ 40% भारतीय लोगों की मातृभाषा थी। आप इसको समझते हैं कि राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी को नहीं दिया गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा, कामकाज की भाषा के रूप में, लेकिन क्योंकि 40% लोग ही हिंदी भाषी हैं, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के दूसरे अनेक उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 यानी कि 22 है ये भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी भी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार को विकल्प चुनना हो। राज्यों की अपनी राजभाषाएं हैं, राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में होता है। सभी राज्यों की अपनी अपनी भाषाएं अपनी भाषाओं में राजकाज करते हैं। हिंदी सारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी क्योंकि कुछ राज्य, कुछ लोग जो हैं इसका विरोध करते थे। 40% लोग हिंदी को समझने पढ़ने वाले लोग थे। इस वजह से श्रीलंका के उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 के बाद बंद हो जाना चाहिए था, 1965 तक कि भाई अंग्रेजी साथ रहेगी। पर गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग रखी कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। तमिलनाडु में तो इस मांग को लेकर उग्र आंदोलन भी हुए। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामकाज की भाषा की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया कि भी ज़बरदस्ती नहीं की गई जैसे श्रीलंका में हुआ। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लोगों का लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की जो योजना, पर उसका मतलब यह नहीं था कि केंद्र सरकार उन राज्यों को पर हिंदी थोपेगी जहां लोग कोई और भाषा बोलते हों। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में लचीला रुख अपनाया, उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में नहीं पहुंचे। केंद्र राज्यों में लगातार आए बदलाव इस बात का उदाहरण है कि व्यवहार में संघवाद किस तरह मजबूत हुआ। सत्ता की साझेदारी की संवैधानिक व्यवस्था वास्तविकता में कैसे लागू हुई, अगर ज़्यादातर इस बात पर निर्भर करता है कि शासक दल और नेता किस तरह इस व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। काफ़ी समय तक हमारे यहाँ एक पार्टी का केंद्र और अधिकांश राज्यों में शासन रहा। इसका व्यवहारिक मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों ने स्वायत्त संघीय इकाई के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकारें बनी, अलग अलग दलों की सरकारें रही, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके किसी विपक्षी दल की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। यह संघवाद की भावना के बिल्कुल प्रतिकूल था। ये भारत में ऐसा हुआ कि राज्य सरकार, पहले केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में लगभग एक ही पार्टी की सरकार होती थी, कांग्रेस की, तो अन्य दलों का उतना प्रभाव नहीं था। अलग अलग समय पर फिर राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें बनी, तो उनके साथ केंद्र सरकार ने कुछ भेदभाव किया, उन सरकारों को बर्खास्त भी किया। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं। परंतु 1990 के बाद यह स्थिति काफ़ी बदल गई। इस अवधि में देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। यहीं से गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई। गठबंधन सरकार कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो दूसरे दल मिलकर, कई दल मिलकर इकट्ठी साझा सरकार चलाएं। क्योंकि दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला किसी दल को, इसलिए प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय जो छोटे छोटे राज्यों के दल थे उनके साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ी।
इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। इस गठबंधन सरकार ने जो लोगों की, जो राज्य सरकारों की, जो छोटे क्षेत्रीय दल थी, उनका महत्व बढ़ाया। इस प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकार को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। इस प्रकार आज संघ की व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। आज अच्छे तरीके से जो भारतीय संघ है वो काम कर रहा है। ये चित्र देखिए, ये जो सरकार, राज्य जो है केंद्र सरकार से कुछ शक्तियां, अधिकार मांग रहे हैं। दूसरा चित्र गठबंधन की सरकार दिखाई हुई है कि किस प्रकार से वो बंधा हुआ बैठा है उस पर। दूसरे राज्य के साथ जो गठबंधन सरकारें बनी, वहाँ पर दूसरों के अधिकार भी सुने जाएंगे। भारत की भाषाई विविधता दी है। भारत में कितनी भाषाएं हैं, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप भाषाओं की गिनती किस तरह करते हैं। इस बारे में अधिकृत नवीनतम सूचना 1991 की जनगणना के आंकड़े से हासिल होती है। इसमें जनगणना में लोगों ने 1500 से अधिक अलग अलग भाषाओं को अपनी मातृभाषा के रूप में दर्ज किया। इन भाषाओं को कुछ प्रमुख भाषाओं के साथ समूहबद्ध कर दिया गया, जैसे भोजपुरी, मगही, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, भीली, ऐसी कुछ बहुत सारी। कुछ प्रमुख भाषाओं के समूहबद्ध करने के बाद आपने पढ़ी, ऐसी ही कुछ भाषाओं को हिंदी के अंदर जोड़ दिया जाता है। ऐसी समूहबद्धता के लिए जनगणना में 114 प्रमुख भाषाएं पाई गई। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया। इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा गया। अनुसूचित भाषाएं क्यों कहा गया? क्योंकि 8वीं अनुसूची में इनको रखा गया है। भाषा के हिसाब से भारत दुनिया का संभवतः सबसे ज़्यादा विविधता वाला देश माना गया है। इसके साथ सूची देखने से स्पष्ट होता है कि कोई एक भाषा बहुसंख्यक भारतीयों की मातृभाषा नहीं है। सबसे बड़ी भाषा हिंदी भी सिर्फ 40% लोगों द्वारा ही मातृभाषा के रूप में मानी गई। अगर दूसरी या तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जानने वालों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो 1991 में 50% से कम थी। जहाँ तक अंग्रेज़ी की बात है, वो 0.20% लोगों ने मातृभाषा बताया। दूसरे या तीसरे तौर पर 11% लोग इसे जानते हैं। इस सूची पर गौर करें तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कामों को दीजिए। इस सूचना के आधार पर आप बार या पाई चार्ट बनाएं। भाषाई विविधता को दर्शाने का नक्शा आप बना सकते हैं। ये यह भारत की अनुसूची भाषाएं दी हैं कि कितने प्रतिशत आप भाषाएं इसमें दी गई हैं, कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। तो जैसे हिंदी दी हुई है वो 40.2 दिया हुआ है। तो सभी भाषाओं का इसमें अनुपात दिया है कितने प्रतिशत लोग बोलते हैं। कुछ और थोड़ी देखिए, राज्य पुनर्आयोग गठन की रिपोर्ट आज से 50 साल पहले 1 नवंबर 1956 को लगभग लागू किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग अपने दौर में और तरीके से इसने स्पष्ट राजनीतिक संस्था के रूप में एक बदल दिया। गांधी जी अन्य नेताओं ने अपने अनुयायियों से वायदा किए कि जब आज़ाद मुल्क होगा तब नए देश में नए प्रांत बनेंगे, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन होगा। और 1947 में आज़ाद मुल्क हुआ तो इसका बंटवारा ही हो गया। सोचा तो था कि भी राज्यों को नए राज्य बनेंगे भाषा के आधार पर, लेकिन यहाँ तो देश का ही बंटवारा हो गया, ऐसा सोचा नहीं था। विभाजन धार्मिक आस्था के पुरातन जुड़ाव का परिणाम था। जो धार्मिक विविधता थी, पुरातन आस्था की एक ऐसी ही चीज़, इसके आधार पर अब कितने विभाजन होंगे। पटेल, नेहरू, राजा जी के मन में यह सवाल कौंध रहा था। बहरहाल भारत की एकता को कमज़ोर करने की जगह भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने देश की एकता को मजबूत करने में योगदान दिया। एक व्यक्ति कन्नड़ या भारतीय बंगाली या भारतीय तमिल, भारतीय गुजराती जैसी दो दो पहचानों के साथ आसानी से जीता है। ये विवाद शुभ तो नहीं, लेकिन उतने बुरे भी नहीं कहे जा सकते। भाषावर राज्यों के गठन ने भारत को एक भयावह स्थिति से बचा लिया। अगर तेलुगु, मराठी वगैरह बोलने वाले जो दक्षिण भारत राज्य थे, उनकी भावनाओं का ख्याल न रखा गया होता, यहाँ भी स्थिति एक अलग प्रकार की होती। यानी कि एक भाषा के आधार पर 15-14 राष्ट्र बन गए होते। ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है,
थोड़ा सा पार्ट, इसका शेष जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा हिस्सा बचा हुआ है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आशा है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे संघवाद को। और आपसे विशेष प्रार्थना है कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य लिखें। आप कितने टाइम में इसको समझते हैं, कितने समय में आप इसको पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, क्या समझ में आया क्या नहीं आया, तो कृपया वो भी कमेंट में आप डालें। इससे हमें और अच्छा करने का प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद।